हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट कर दिया था। आज इस वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे लास्ट में हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल को, जहाँ पे मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे। एक है जेड इफेक्ट, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन पावर, हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 फैक्टर्स की हमने बात की थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार इन सभी फैक्टर्स को वापस से रिवाइज करने वाले। सबसे पहले अगर जेड इफेक्ट की बात करें तो जेड इफेक्ट जब भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरे फैक्टर की हमने बात की एटॉमिक साइज़ की। तो एटॉमिक साइज़ की अगर बात करें, एटॉमिक साइज़ जब भी इंक्रीज होती है तब क्या होता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब इसे आसानी से निकाला जा सकेगा, ठीक है, आसानी से निकाला जा सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है। पेनिट्रेशन पावर की बात की थी। मान लीजिए ये चारों ऑर्बिटल है एक ही सेल के, एस, पी, डी एंड एफ। तो मैंने बताया कि एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे, या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एस इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, फिर पी पे होगा, फिर डी पे सबसे कम होगा एफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा एस से, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर तो ये होता है, और जितनी ज़्यादा जिस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर होगी उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की। इसके बाद में लास्ट फैक्टर बताया था हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऐसे जो एलिमेंट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे और इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की। ठीक है, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी में क्या चेंज आएंगे और डाउन द ग्रुप क्या चेंज आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड बात करें तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ सेल्स तो हमेशा सेम रहने वाले हैं, लेकिन जेड इफेक्ट जो है लगातार इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्ट अगर लगातार इंक्रीज होगा तो अभी हमने देखा जेड इफेक्ट किस तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने देखा था। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लगातार इंक्रीज होगी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो ये जनरल ट्रेंड है अलोंग द पीरियड। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या चेंज होते हैं। डाउन द ग्रुप, ठीक है, जब भी ग्रुप की बात करेंगे तो हमारा मूवमेंट होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मूव करने पर हमें पता है नंबर ऑफ सेल्स तो लगातार इंक्रीज होते हैं। जेड इफेक्ट जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जनरल ट्रेंड ये है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जनरल ट्रेंड्स तो ये कहता है। अब कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उनमें एक्सेप्शन भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड में हमें पता है दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। वही बात लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होनी चाहिए। हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक यहाँ पे जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिला। एक और रीज़न मैं यहाँ पे बताता हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। और 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, तो वैसे भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होगी, हीलियम की ज़्यादा होगी। वैसे हीलियम एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना शेयरिंग करता है, इसीलिए तो इनको इनर्ट बोला जाता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे एलिमेंट्स है। अब जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो लगातार इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करो, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा नियोन की होनी चाहिए, सबसे कम लिथियम की होनी चाहिए। पर ये जो जनरल ट्रेंड है ये दो जगह डिस्टर्ब होता है। एक तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, या बोलो ऑक्सीजन की आईपी नाइट्रोजन से कम होती है। यहाँ पे बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज़्यादा होता है, बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम से कम होता है। इसका रीज़न अभी देखते हैं। देखो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या आता है, 2s2 आता है, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, लास्ट में 2p3 आता है, जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन दोनों के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा, इसलिए इनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा होती है कि ऑक्सीजन की ये इस ऑर्डर में ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली बेरिलियम इस ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा और बोरॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो कुल मिला के ऑर्डर अगर लिखे हम, सही ऑर्डर इसका लिखे आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो लिथियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन आएगा और सबसे लास्ट में नियोन आएगा। ठीक है, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन सेकेंड पीरियड। से मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। ठीक है, अब इससे आगे थर्ड पीरियड की बात करते हैं।
सेकेंड पीरियड में दो जगह हमारा जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता, और उसका रीज़न मैंने बताया, एक तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बेरिलियम में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा होता है आईपी और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में एक्सेप्शंस आते हैं। थर्ड पीरियड की बात करते हैं अब। बताओ थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, ये सारे एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड में। जनरल ट्रेंड तो कहता है लेफ्ट टू राइट मूव करो, लेफ्ट टू राइट मूव करो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लगातार इंक्रीज होना चाहिए। फिर से हमें दो जगह क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण फॉस्फोरस की आयनाइजेशन पोटेंशियल सल्फर से ज़्यादा होती है और सल्फर की फॉस्फोरस से कम होती है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होती है। रीज़न क्या बताया? फिर से वही रीज़न, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का 2s2 होता है, स्टेबल फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका रीज़न मैंने क्या बताया? इसका रीज़न मैंने बताया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 3p3 होता है। ठीक है, तो बाकी किसी में भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक ऑर्गन में होता है तो ऑर्गन, लेकिन ऑलरेडी सबसे ज़्यादा इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा और फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा होती है। तो ये हमने पीरियड्स में बात की। एक बार अब 3D सीरीज में देखते हैं। 3D सीरीज में अगर बात करें कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। वैसे जनरल ट्रेंड कहते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल लगातार इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जो इस ऑर्डर में जो है टाइटेनियम जो है वो क्रोमियम के बाद आता है। ठीक है, टाइटेनियम क्रोमियम के बाद आता है। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, Fe की ज़्यादा होगी कोबाल्ट के कंपैरिजन में, और इन दोनों को पुट कर दो कॉपर के बाद, कॉपर और जिंक के बीच में। अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर लिखते हैं। स्कैंडियम की सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा वेनेडियम, फिर क्रोमियम आएगा, फिर टाइटेनियम आएगा, फिर मैग्नीज आएगा, इसके बाद निकल आएगा, कॉपर आएगा, कोबाल्ट आएगा, Fe आएगा और जिंक आएगा। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ib। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ib इन 3D सीरीज। चलिए आगे बात करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमें मैंने ये सब जो डेटा हमें NCERT में दे रखे हैं उनसे ये सब ऑर्डर निकाला है। इसका रीज़न एक्चुअल में रीज़न हमें याद नहीं रखना। आगे देखते हैं क्या ऑर्डर आते हैं। ग्रुप की बात करेंगे अब। ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे सेकंड पीरियड में बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम को अगेन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैल्शियम के बाद में 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम के बाद 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और 3D सीरीज के बाद फर्स्ट एलिमेंट कौन आता है? गैलियम। इस ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसके बाद बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीलिबियम और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। इसके बाद आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटिन। सबसे लास्ट में है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेनन। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर इस ग्रुप की बात करें, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप में हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिलेगा। टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में लगातार कमी आएगी, ठीक है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 13th ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पहले तो हमें बोरॉन से एल्यूमिनियम मूव करते हैं तो जनरल ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी कि पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर अगेन डिक्रीज होगा, फिर अगेन इंक्रीज होगा। तो ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, इस तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आता है। तो हमें 2 जगह यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला। जब एल्यूमिनियम से गैलियम मूव करे तो गैलियम का ज़्यादा होता है, इंडियम से थैलियम भी मूव किया तो थैलियम का ज़्यादा होता है। 2 जगह हमें एक्सेप्शन देखने को मिले। इसके बाद 14 ग्रुप की बात करें तो पहले तो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है, और लास्ट में जब टिन से हम लेड पे मूव करेंगे तो लेड का ज़्यादा होता है। तो एक एक्सेप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला, बाकी हर जगह हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो लगातार आयनाइजेशन पोटेंशियल में कमी आएगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल में लगातार कमी आएगी। अब एल्यूमिनियम का कम है, गैलियम का ज़्यादा। इसका रीज़न तो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो साइज का रीज़न था वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जब बात करें तो बेरियम के बाद कौन आता है? लेंथेनम आता है। लेंथेनम के बाद में आता है हैप्नियम। और इनमें बीच में 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो 4f सीरीज बनाते हैं एफ ब्लॉक की, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहली बार 4f सीरीज की 4f ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है, f ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है। इस वजह से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये साइज़ बड़ी कम रह जाती है, और साइज़ के कम रहने के कारण इस थैलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इस इंडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका इफेक्ट हमें 2 जगह देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में समझे थे, इसकी वजह से क्या हुआ था? एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज लगभग इक्वल रह गई थी। अब साइज दोनों की लगभग इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में गैलियम में ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में गैलियम के केस में ज़्यादा है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहाँ पे होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। इस वजह से गैलियम की जो पकड़ होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा अच्छी होती है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि गैलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में।
सेम रीज़न यहाँ पे होगा। थैलियम और इंडियम की साइज़ में ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थैलियम के केस में ज़्यादा होंगे। यहाँ पे लेड के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज़्यादा होंगे, और साइज़ में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, साइज़ लगभग इक्वल है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो इनके केस में ज़्यादा है, गैलियम, थैलियम और पीबी लेड के केस में। इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर देखा, एक्सेप्शन मैंने बताए। इसका रीज़न पहली बार 3D ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है, पुअर शील्डिंग होती है इसकी, जिससे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है। इनके रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे अब डी ब्लॉक में देखते हैं ऑर्डर। डी ब्लॉक में अगर बात करें, ठीक है, तो डी ब्लॉक में आईपी के ऑर्डर को देखने से पहले एक बार साइज का ऑर्डर वापस से रिकॉल कर लेते हैं। साइज, एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर आया था। एटॉमिक साइज में मैंने बताया था थर्ड जो ग्रुप हैं उसमें तो हमें जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा था। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं थर्ड ग्रुप में? स्कैंडियम आता है, इट्रियम आता है और लेंथेनम आता है। टॉप टू बॉटम मूव कर रहे तो साइज लगातार क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। साइज की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में बात करेंगे। इसके अलावा थर्ड ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? 3D से 4D मूव करोगे तो साइज इंक्रीज होती थी, और 4D से 5D मूव करते हैं तब साइज लगभग क्या रहती है? इक्वल रहती है। इसका रीज़न लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता रखा है। अब आईपी का ऑर्डर देखते हैं। साइज का जो ऑर्डर आएगा उसका उल्टा क्या आएगा? आईपी का ऑर्डर आएगा। हमें थर्ड ग्रुप में तो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है, थर्ड ग्रुप में तो आईपी में भी जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। ऑर्डर ऑफ आईपी बात कर रहे हैं, तो आप स्कैंडियम से मूव करोगे इट्रियम पर और लेंथेनम पर, तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लगातार डिक्रीज होता रहेगा। पर इसके अलावा फोर्थ से 12th ग्रुप की बात करो, 4th से 12th ग्रुप की बात करोगे तो जब 3D से 4D मूव करते हैं, 3D से 4D मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कमी आती है, उसमें जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन 4D से जब 5D मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। फिर से मैं सेम रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो 4D सीरीज में जो एलिमेंट आया, 5D सीरीज में जो एलिमेंट आया, उनका साइज तो लगभग इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में ज़्यादा है? 5D जो सीरीज में एलिमेंट आएगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। सेम साइज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5D के एलिमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने लिखा है 5D में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 4D से ज़्यादा होगी हमेशा। तो ये देखिए हमने जनरल ट्रेंड्स, ठीक है, जनरल ट्रेंड पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे और कुछ एक्सेप्शंस देखे। अब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजिंग पोटेंशियल। सबसे पहले देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का पता लगाया जाता है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक
प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है इन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ का? देखो, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और नॉन मेटल की क्या होती है? नॉन मेटल की क्या होती है? इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इजीली, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा होती है। तो मेटल्स जो हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब उनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। नॉन मेटल्स जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल उनके लिए क्या होगी? ज़्यादा होगी। लिख लेते हैं इस चीज़ को। इजीली अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसका मतलब मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और नॉन मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक बार लिख लेते हैं इस चीज़ को और फिर आगे देखते हैं। देखो, मैंने कहा मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे फिर डिपेंड करेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। अब जो अच्छी मेटल होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ठीक है। रिएक्टिविटी होती है मेटल की, वो डिपेंड करती है कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो अच्छी जो मेटल होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मतलब उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। तो मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जबकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करें, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। इस तरीके से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है कौन? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, एक बार हम मूव कर रहे हैं पीरियड में मूव करते हैं। पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियड में, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लगातार क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज का क्या हाल होगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होंगे। जबकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगी? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगे। ठीक है। वहीं टॉप टू बॉटम अगर बात करें, तो जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा, इसका मतलब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी लगातार इंक्रीज होंगी। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लगातार डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को। क्या देखा हमने? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। अब जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे उसका मतलब वो मेटल तो नहीं हो सकते, इसलिए लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, है ना। वैसे भी हमने देख रखा है पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है उसमें तो क्या कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मेटल आते हैं, और राइट साइड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। इसके अलावा टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में कमी आती है। इस वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। कैसे देखना है ये सब चीजें, देखो हमें देखना है दो सक्सेसिव आईपी का ऑर्डर, दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस चेक करना है। इफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव आईपी इस दो केस बनते हैं इसमें। अगर दो सक्सेसिव आईपी का किसी एलिमेंट में डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो हमें देखने को मिलेगा हायर ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर दो सक्सेसिव आईपी का जो डिफरेंस है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हमें देखने को मिलेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। हायर ऑक्सीडेशन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, एक एलिमेंट लाओ, एलिमेंट में दो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है डिफरेंस या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है तो जो हायर ऑक्सीडेशन फिर क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो सकती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो सकती है। ठीक है, समझते हैं इस चीज को आगे। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम गैसेस आइसोलेटेड एटम लेके आए और इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, Na+ बना, गैसेस कैटायन बन चुका है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो क्या होगी, Ip1। फिर Na+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या बन जाएगा, +2 कैटायन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी Ip2 ऑफ सोडियम। तो ये जो Ip1 और Ip2 का डिफरेंस है, Ip2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगी Ip1 से, ये हमें लगभग देखने को मिलता है 43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, दो सक्सेसिव Ip का ऑर्डर हमें कितना देखने को मिल रहा है, 43, जो कि 16 से तो ज़्यादा है। 16 से ज़्यादा होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए। इसलिए आपने सोडियम +2 कभी भी नहीं देखा होगा और सोडियम को +1 हमेशा देखा होगा, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +1।
इस तरीके से समझा जाता है। तो Na+ विल बी मोर स्टेबल देन Na+2। Na+ will be more stable than Na+2। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, Al+। कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, Ip1। फिर Al+ से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, Al+2 बन जाएगा। रिक्वायर्ड एनर्जी होगी Ip2। फिर Al+2 से अगेन एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, क्या बन जाएगा, Ip3। Al+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे Ip का, Ip2 और Ip1 में अगर डिफरेंस चेक करेंगे, Ip2 या Ip1 में डिफरेंस चेक करेंगे तो वो होता है बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। जबकि यहाँ पे Ip का डिफरेंस चेक करेंगे, Ip3 माइनस Ip2। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आता है, ये डिफरेंस आता है लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने कहा है यहाँ पे कितने, इस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आता है, तो कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकती है। पर यहाँ पे तो कंफर्म हो चुका है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी +2 के कंपैरिजन में। अब ओवरऑल इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो एल्यूमिनियम +1 सबसे कम स्टेबल होता है, फिर एल्यूमिनियम +2 उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, और एल्यूमिनियम +3 उस सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्यूमिनियम की। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। अगर ऑक्सीडेशन दो सक्सेसिव Ip के बीच में डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, और अगर दो सक्सेसिव Ip के बीच में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो हमने दो चीज़ों की बात की, अब तीसरी एप्लीकेशन देखते हैं। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की किसी की संख्या पता लगानी है तो उसके लिए भी हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलना है इसको। न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकंड सेल में मैं मान रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, Ip1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, Ip2। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, Ip3। ठीक है, तो ऑर्डर मैं बता चुका हूँ कि Ip2 हमेशा Ip1 से ज़्यादा होगी और Ip3 Ip2 से ज़्यादा होगी। अब तीनों वैलेंस सेल के तीनों इलेक्ट्रॉन्स मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब अगर मुझे अगेन एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मुझे इस सेल से इस सेल पे आना पड़ेगा, और इस सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर IP4 की अगर बात करें, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे किसी एलिमेंट की हमें IP दे देगा कि इसकी फर्स्ट IP की वैल्यू है मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मान लो दे रहा है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दे रहा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर एक साथ दे रहा है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हम पता लगा सकते हैं सक्सेसिव IP के बीच में डिफरेंस कम है, सक्सेसिव IP के बीच में डिफरेंस कम है। यहाँ पे सक्सेसिव IP के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब सेल चेंज हो चुकी है। सेल चेंज हो चुकी है मतलब इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल से मैंने समझा है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम आगे वीडियो में इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।